नमस्कार मेरे बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अनुच्छेद 137 तक बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पुनरावलोकन के बारे में समझे थे कि उच्चतम न्यायालय कैसे अपने ही निर्णयों का पुनरावलोकन समीक्षा कैसे करता है। हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 138, 39 यानी कि अनुच्छेद 138 और अनुच्छेद 139 के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग 137 में ये देखे थे पुनरावलोकन कि अगर कोई भी डिसीजन दे दिया, किसने डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने, वो क्या कर सकता है, उन डिसीजनों में क्या कर सकता है, फिर से विचार कर सकता है, उन डिसीजनों पर, उस निर्णयों पर फिर से विचार कर सकता है, जो आदेश दिया है उस आदेशों पर फिर से विचार कर सकता है, उसमें कुछ संशोधन कर सकता है या फिर कुछ घटा सकता है, कुछ बढ़ा सकता है। यह राइट्स कौन दिया है सुप्रीम कोर्ट को? वो संसद ने दिया है कानून बनाने के आधार पर, यानी कि एक विधायी प्रक्रिया लाई, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उसको ये राइट्स दे दिए गए सुप्रीम कोर्ट को। ये क्या कर सकती है, वो अपने ही आदेशों और निर्णयों का क्या कर सकती है, वो समीक्षा कर सकती है। समीक्षा का तात्पर्य होता है कि उसका फिर से मूल्यांकन कर सकती है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। आर्टिकल 138 में क्या हो रहा है, अनुच्छेद 138 में क्या हो रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। आर्टिकल 139 क्या है, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना। यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो मूल अधिकार से संबंधित जो रिट निकाले जाते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा, इससे अतिरिक्त भी इसको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं संसद के द्वारा। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले 138 को समझते हैं। अनुच्छेद 138 क्या कह रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय की शक्तियों अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग जो भारत सरकार या और किसी राज्य सरकार के विशेष समझौते द्वारा प्रदान की गई हो, संसद अपने विधायी प्रक्रिया द्वारा प्रावधान कर सकता है। क्या इसका तात्पर्य है? कुछ तो मतलब होगा ना इसका। क्या है? सबसे पहली बात, जो अधिकार क्षेत्र था किसका, सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहले तो ये बात समझिए, अधिकार क्षेत्र जो था इसका, इस अधिकार क्षेत्र में क्या कर सकता है संसद, क्या कर सकता है, इसमें बढ़ोतरी कर सकता है, बढ़ा सकता है। पहले इतना एरिया था, अब और बढ़ा दिया। अब बात ये आती है, मान लीजिए भारत सरकार, ठीक, भारत सरकार और किसी राज्य सरकार, भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक, आप इसे समझिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और भारत सरकार या फिर कोई स्टेट का राज्य यानी राज्य सरकार, इन दोनों के मध्य में अगर कोई समझौता हो गया हो, ठीक, अगर इन दोनों के मध्य में कोई समझौता हो गया, अगर इस विषय में उच्चतम न्यायालय को कुछ हस्तक्षेप करना है, तो सबसे पहली बात क्या होगी, संसद विधायी प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकती है, ये जो समझौता इन लोगों के मध्य में हुआ है, इसमें भी क्या कर सकती है, तब उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। तात्पर्य ये हुआ इसका कि संसद क्या कर सकती है, विधायी प्रक्रिया द्वारा ही इसको यहाँ तक भी राइट दे सकती है कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य में अगर कोई समझौता हुआ है, तो उसमें भी क्या कर सकती है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसमें भी क्या कर सकती है, वो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि संसद स्वयं न जा करके उच्चतम न्यायालय को ये राइट्स दे रही है अपनी विधायी प्रक्रिया द्वारा। यानी कि आप लोग ये जानते होंगे सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। जिसमें से आप लोग जानते होंगे कि व्यवस्थापिका यानी जिसको विधायिका भी कहते हैं, वो कानून का निर्माण करती है, और कार्यपालिका क्या होती है, उन्हीं कानूनों का लागू कराती है। ठीक, जो कानून को लागू नहीं करते, जो मानते नहीं हैं, उनको दंड देने का कार्य या फिर सजा सुनाने का कार्य न्यायपालिका का होता है। ठीक, और कभी कभी ऐसा होता है कि विधायिका के द्वारा कुछ ऐसे नियम या कानून बन जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये देश के नागरिकों के लिए बहुत ही हितकर है, लेकिन वो अहित हो जाता है, तो इस स्थिति में न्यायपालिका जा करके हस्तक्षेप करती है और न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत वो क्या करती है, कहती है कि नहीं, आपने ये जो नियम या कानून का निर्माण किया है ये अवैध है। क्यों? क्योंकि वो संविधान का व्याख्या करने का उसको अधिकार है। वो सीधे सीधे यही कहेगी जब भारत के जनता के रक्षा नहीं हो रही, उनके हितों का रक्षा नहीं हो रही है, तो क्या फ़ायदा है इस कानून को बनाने का। ठीक,
तो ये स्थिति होती है, कंडीशन होती है। यहाँ पर भी वही बातें हो रही हैं कि अगर भारत सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार के मध्य अगर कोई समझौता भी हो गया है, तो अब ये समस्या होगी, अब दोनों के मध्य समझौता हो गया, अब इनके समझौता के बीच में कौन आएगा? तो संसद क्या करेगी? संसद विधायी प्रक्रिया के द्वारा क्या करेगी? उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार दे देगी कि आप जाइए, जो उन दोनों के मध्य में समझौता हुआ उन पर भी क्या करिए, आप कुछ टीका टिप्पणी करिए, कुछ उस पर बातचीत करिए। तो ये हो गया आर्टिकल 138 कि इसमें क्या हो रहा है कि संसद क्या कर रही है, इनको अधिकार दे रही है और अधिकार इनके बढ़ा दे रही है, फिर कहा जाए इनकी शक्तियों का बढ़ावा दे रही है, इनको वरदान दे रही है, जाओ और काम करो। क्या कर रही है? इनको वरदान दे रही है। कौन? संसद की जाइए वहाँ और काम करिए, वहाँ और आप शक्तिशाली हो गए हैं। तो यही होता है यहाँ पे। तो हम लोग समझते हैं आर्टिकल 139 क्या है। ठीक, आर्टिकल 139 क्या कह रहा है कि कुछ रीट निकालने, रीट से तात्पर्य आप लोग जानते होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके ही इस चैनल पर जो है ये पांचों के पांचों रीट के बारे में अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। लिस्ट का नाम है, प्लेलिस्ट का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। आप उसमें जाइए और इन सारे रीटों के बारे में, जो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, इन पांचों रीट के बारे में आप एकदम डिटेल समझ लीजिए, जान लीजिए क्या है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं कि कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई रीट है, उसको निकालने का जो शक्ति होगा वो उच्चतम न्यायालय प्रयोग कर रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि संसद अपने विधिक प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में दिए गए प्रयोजनों से भिन्न या कार्यों से अन्य भिन्न कार्य के लिए रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दे सकता है। देखिए यहाँ पर भी फिर वरदान देने वाली बात हो गई। अभी हम लोग 138 में देखे ना कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, समझौता हो गया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य में, तो भी वहाँ पर वरदान दे करके किसने भेज दिया? संसद ने, जाइए उच्चतम न्यायालय, आप कुछ उसमें बहस करिए, कुछ काम करिए। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो इसे रीट निकालने की जो शक्ति प्राप्त है, उससे अलग भी या फिर उससे इतर भी क्या कर सकती है संसद? इनको अधिकार दे सकती है कि भाई आप इस मामले से भी क्या कर सकते हैं, रीट निकाल सकते हैं। और सिर्फ क्या करेंगे, वो विधिक प्रक्रिया के द्वारा होगा, यानी कि वो एक प्रोसीजर होगा, उस पर एक लंबी प्रोसेस चलेगी, क्या होगा, उस पर बहस होगा और उस पर कई सारे अधिनियम बनाए जा सकते हैं, जिसके तहत ही इनको ये अधिकार दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तो आपको दिया ही गया है कि आप रीट निकालिए, लेकिन उसके बाहर भी आपको कुछ और राइट्स दिए जा रहे हैं। यानी एक प्रकार से कहा जाए इनके ऊपर बोझ लादा जा रहा है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो इनको वरदान मिल रहा है कि हाँ जाइए, यहाँ आप हस्तक्षेप करिए, लेकिन एक तरफ से इनके ऊपर बहुत ढेर सारे कामों का क्या किया जा रहा है, कार्यों का क्या किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार के अंतर्गत ये कैसे रीट जारी करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ही एक आपको व्यू देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। क्या है कि अगर कोई भी मूल अधिकार, किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन होने, हनन होने पर आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मूल अधिकार के अंतर्गत अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो वो अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ 32 है, अनुच्छेद 32 है, जिसके अंतर्गत क्या करेगी? उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करेगी। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये पांचों रीट क्या करेगी? ये जारी करेगी। आप लोगों से प्रश्न है, जैसे ये उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है, वैसे तो उच्च न्यायालय को भी अधिकार होगा। क्या आप डायरेक्ट तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक हो ना कि उच्च न्यायालय भी तो रीट जारी करेगी। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, तो आप लोग समझे होंगे आज के इस आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 138 और आर्टिकल 139 के बारे में क्या है इसमें प्रावधान। ठीक, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है मित्रों, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा अवश्य कर लेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।